यस, तो लास्ट क्लास मैंने ये पोएम आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दी थी। लास्ट पैरा में इट इज नथिंग बट द रियलाइजेशन, एक तरह से यहाँ पर एक रियलाइजेशन हो रहा है या रिपीटेशन हो रहा है किस चीज का। यहाँ पर जो लास्ट पैराग्राफ है, 1 मिनट, लेट मी जस्ट एडमिट दी स्टूडेंट्स इन द क्लास। यस, तो लास्ट क्लास में आपको क्या क्या, लास्ट पैराग्राफ में क्या क्या बताया जा रहा है, दैट यहाँ पर अगेन कहा जा रहा है, क्योंकि जो पोएट है अगेन यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं कि यहाँ पर हमारा जो सी है वो आकर यहाँ पर अपनी वेव्स को ब्रेक होने दे, यानी कि वेव्स को यहाँ टकराने दे, किस पर, ओल्ड, यस, फुट ऑफ द क्रेग्स। क्रेग्स आपके होते हैं, यस, कीप योर माइक्स म्यूटेड बच्चे, कीप योर माइक्स म्यूटेड। हाउ मेनी टाइम्स टू हैव टू टेल यू, एक बार में सुन लिया करो प्लीज। आपके क्लास में इतना डिस्टर्बेंस होता है कि मैं पढ़ा ही नहीं पाती हूँ बिल्कुल। माइक सबको ही म्यूट रखिए, अदरवाइज फिर मैं इधर से सबको म्यूट कर दूंगी। फिर किसी का अनम्यूट हो गया माइक। तुम लोग ना ऑप्शन नहीं देते हो मुझे कुछ। यस, इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट रेज योर हैंड। अनम्यूट में रहने नहीं देंगे तुम लोग को, क्योंकि तुम लोग जब भी अनम्यूट रहते हो हमेशा बैकग्राउंड से नॉइज आते रहेगा, पता नहीं क्यों। जितनी बार कोई स्टूडेंट नया ज्वाइन करेगा उतनी बार मुझे यहाँ पर डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। यस, तो एज आई वाज एक्सप्लेनिंग, यहाँ पर लास्ट पैराग्राफ में बताया गया है कि अगेन जो हमारा पोएट है वो क्या चीज कह रहा है। 1 मिनट छोटू रुक जाओ, एक्सप्लेन करने दो, उसके बाद पूछ लेना। यस, तो यहाँ पर फुट ऑफ द क्रैग, यानी कि जो क्रैग होते हैं दैट इज द डेड थिंग्स दैट आर गैदर अराउंड, मतलब जो मरी हुई चीजें हैं या जो पत्थर वत्थर के बीच में फंस जाती हैं और वो इकट्ठा हो जाती हैं तो एक पहाड़ जैसा या एक बड़ा पत्थर जैसा बना देती हैं। तो उसके फुट पर, यानी कि जहां पर वो जमीन से जुड़ा हुआ है उस जगह पर आपके जो वेव्स हैं वो बार बार आके, सी के जो वेव्स हैं वो बार बार आकर वहां पर टकराएं। यहाँ पर पोएट अगेन वही बात रिपीट कर रहा है जो उसने फर्स्ट पैराग्राफ में रिपीट की थी। एंड बट द टेंडर ग्रेस ऑफ द डे दैट इज डेड। टेंडर ग्रेस यहाँ पर कहा जा रहा है उनके दोस्त को, ऑथर हेलम के प्रेजेंस को। वो जब जीवित थे, वो जब उनके पास थे तो वो उनके लिए क्या थे। ठीक है, टेंडर ग्रेस मतलब बहुत ही अच्छी चीज, बहुत ही कुछ ऐसा जो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद है। ठीक है, जब वो मतलब उनकी डेथ हो गई है क्योंकि उनके दोस्त की, तो वो कह रहे हैं कि वो जो मेरा जो टेंडर ग्रेस था, यानी कि जो पर्सन था जो मेरे लिए सबसे अच्छा था, वो अब डेड हो चुका है एंड विल नेवर कम बैक। वो मेरे पास कभी भी वापस नहीं आएगा। यानी कि ये 4 लाइनों से आपको पोएट जो है ये बता रहा है कि उनके जो डेथ है, उनके जो ऑथर, जो उनके फ्रेंड थे ऑथर, उनकी डेथ हो चुकी है, लेकिन जो बाकी की लाइफ है, जो बाकी की चीजें हैं जो हमारी लाइफ के आसपास होती रहती हैं, जैसे ये जो 2 लाइनें हैं ना, इसमें ये रिप्रेजेंट किया गया है कि बाकी की सारी चीजें जो अर्थ रोटेट कर रहा है या अर्थ सन राइज कर रहा है, सनसेट कर रहा है, ये सारी चीजें आसपास उसके होती ही रहेंगी। बाकी के लोग हैं वो अपनी लाइफ जीते रहेंगे, लेकिन उनका जो दोस्त है वो अब कभी उनके पास वापस नहीं आएगा, बिकॉज ही इज डेड। ठीक है, तो इन 4 लाइनों के थ्रू पोएट यही समझाना चाहते हैं कि अब उनका दोस्त कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन जो जीवन है वो आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, एनीथिंग एल्स, कुछ स्पेसिफिक ऐसा जो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो सही सही पूछिए। यस, एनीथिंग एल्स दैट यू डिडंट अंडरस्टैंड इस पूरे पैसेज में, सॉरी इस पूरे पोयम में ऐसा कुछ जो आपको स्पेसिफिकली नहीं समझ में आया तो आप बोल सकते हैं। एंड कोई रिपीट करने बार बार ना बोले, ठीक है, क्योंकि एक बार मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपको यहाँ पर क्लास छूट गया है या आपको समझ नहीं आया है पूरा, तो पोयम मैं रिपीट नहीं करूंगी अभी। तो आप जो भी आपके वीडियो जो अपलोड हुए हैं वहां जाके देख लीजिएगा। एंड यहाँ पर अगर कोई स्पेसिफिक वर्ड मीनिंग या कोई स्पेसिफिक मीनिंग आपको नहीं समझ में आ रहा है कि राइटर ने क्यों ये पोएम लिखी है, वो चीज आप पूछ सकते हैं। जीनर, जीनर एंड मॉरल आर डिफरेंट थिंग बच्चे। ठीक है, जीनर मतलब किस लिए ये पोएम लिखी गई थी,
मॉरल का मतलब होता है क्या आपने सीखा इस पोएम से, ठीक है। मॉरल आपका, जीनर आपका ये है कि ये पोएम जो लिखी गई है दैट इज ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड, ठीक है। तो वो सब डिटेल्स में आपको इसके एनालिसिस के साथ ही भेज दूंगी, ठीक है। लेकिन आप ये चीज पढ़िएगा अच्छे से, ध्यान से अपने तरफ से भी, ठीक है। लेकिन मैं आपको यस से अनम्यूट आप कर लीजिए, आई विल आस्क यू। Yes, ma'am. I have a question. हम्म। Ma'am, how can write analysis, ma'am? I could not understand. एनालिसिस में आपको वो सारी चीजें लिखनी है जो मैं यहाँ समझाती हूँ, जैसे इस लाइन का, इन दोनों लाइन का क्या मतलब हुआ, इन दोनों लाइन का क्या मतलब हुआ, लाइन बाय लाइन क्या मीनिंग होता है जो यहाँ पोएट ने लिखना चाहा है, उसको एनालिसिस कहते हैं। अंडरस्टूड? Okay, ma'am. ओके। लिखने का आप कोशिश करिए अपने से, उसके बाद आई विल हेल्प यू इफ यू आर अनएबल टू डू दैट, बट कोशिश करिए खुद से लिखने का। जो प्रॉब्लम अराइज होगा उसका मैं सोल्यूशन बताऊंगी, ठीक है। So if there is nothing else specific that you didn't understand here, I'm going to give you the questions today. All right. So let me do this. Yes, questions जितने मैं यहाँ बताती हूँ, again I'm telling you for the purpose of your revision purpose also, और बाकी सब चीजों के लिए भी आप यहाँ क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को हमेशा साथ में रखेंगे, ठीक है। और इन क्वेश्चंस का आप आंसर खुद ही लिखेंगे। क्वेश्चन का मैं आंसर समझा दूंगी बट मैं आंसर लिखवाऊंगी नहीं, ठीक है। क्रेग का मीनिंग क्या होता है, 1 मिनट, क्रेग का एग्जैक्ट मीनिंग जो होता है वो मैं आपको लिख के बता देती हूँ और समझा भी देती हूँ, ठीक है। यस, टॉक ऑफ टोन्स, जो भी मतलब आस पास जो भी चीजें हैं ना, मतलब कहने का मतलब ये है कि सी के अंदर जो भी चीजें होती हैं, गंदगी एक तरह से जो होता है, ठीक है, शेल होता है किसी डेड फिश का, वो सारी चीजों को यहाँ पर इकट्ठा जब हो जाते हैं तो उन्हें क्रैक कहते हैं, ठीक है। इसे रॉक भी कहा जाता है, ठीक है। रॉक भी हो सकता है आपका, दोनों मीनिंग है, मैं दोनों मीनिंग आपको, फर्स्ट मीनिंग आपका होता है दैट इज फर्स्ट मीनिंग इज दिस, अ स्टीप और रग्ड क्लिफ और रॉक फेस, मतलब कि यहाँ पर जरूरी नहीं है कि पहाड़ जैसा बड़ा है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा एक पत्थर है, ठीक है। मतलब ह्यूमन के कंपैरिजन में वो बड़ा पत्थर है, ठीक है। ह्यूमन के कंपैरिजन में हो सकता है 7 फीट 8 फीट का वो हो, ठीक है। ह्यूमन के कंपैरिजन में वो बड़ा पत्थर सा है, ठीक है। क्लिफ हो सकता है। स्टीप और क्लिफ का मतलब होता है, स्टीप मतलब जहां पर ऐसा स्लोप नहीं है, ठीक है। जो इस तरह का नॉर्मल कर्व होता है आपका, वो कर्व नहीं है, अचानक से आप गिर रहे हैं, ठीक है। लेट मी शो यू बाय ड्राइंग दिस, इस तरह का, सॉरी, यस, इस तरह का जो होता है, स्क्रीन इज नॉट विजिबल, स्क्रीन शेयर हो रहा है, मेरे दोनों डिवाइसेस पे स्क्रीन दिख रहा है मुझे, और किसी को ऐसा प्रॉब्लम है जो स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है? यस रोहित। स्क्रीन नहीं से हो रहा है। बच्चे किसी को दिख रहा है तो किसी को नहीं दिख रहा है, तो मैं क्या करूँ, मुझे दोनों डिवाइसेस पे दिख रहा है। आप एक बार 2 मिनट वेट करके देखिएगा, हो सकता है नेटवर्क इशू है उस वजह से नहीं विजिबल हो रहा, ठीक है। लेट मी डू वन थिंग, लेट मी री शेयर इट, बट अगर उसके बाद फिर नहीं दिखा तो फिर उसके बाद मैं कुछ नहीं कर सकती, बिकॉज आई एम आई एम शेयरिंग इट हियर, तो मुझे यहाँ पर दोनों डिवाइसेस में दिख रहा है अपना, मेरा जो दोनों डिवाइसेस कनेक्टेड है, अभी दिख रहा है व्हाइट स्क्रीन। यस, अभी अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो वो हैंड रेस कर ले। दिलीप अभी दिख रहा है अभी तुमको? नहीं दिख रहा है?
अभी अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो बच्चे आपके एंड से नेटवर्क इशू है, आप थोड़ी देर रुकिए, आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो स्टीप या क्लिफ का मतलब होता है जो नॉर्मल, जो हमारा शेप होता है हिल का, इस तरह का नॉर्मल शेप होता है। स्टीप या फिर क्लिफ का मतलब होता है कि अचानक से जो ऊंचाई है, मतलब ये जो ग्रेजुअल डिक्रीज और इंक्रीज हो रहा है, तो ग्रेजुअली इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगा, इस तरह का आपका स्ट्रक्चर रहेगा कि एक तरफ से पूरा ऐसे और एक तरफ से ऐसे। ठीक है, मतलब ये जो है इसको स्टीप कहते हैं, मतलब अचानक से वहां पर जो ऊंचाई है ग्रेजुअली डिक्रीज करने की जगह अचानक से गिर रही है, तो इसे स्टीप या फिर क्लिफ कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके का रॉक है। ठीक है, उसकी बात की जा रही है। इसे क्रैक भी कहते हैं जब ये बहुत ज्यादा लंबा ना होगा, बहुत ज्यादा बड़ा होगा तो वो हिल हो जाएगा। ठीक है, 8 फीट 7 फीट जो नॉर्मल ह्यूमन हाइट की कंपैरिजन थोड़े बड़े हैं, उन्हें हम क्रैक कहेंगे। ठीक है, ऑल राइट, तो ये डाउट हो गया क्लियर। अगर अभी भी किसी को नहीं दिख रहा है तो वही व्हाइट स्क्रीन ही दिख रहा है, वही तो मैं कह रही हूँ, व्हाइट स्क्रीन के ऊपर ही तो मैं क्वेश्चन लिख के तुम्हें दिखाऊंगी। यस, 1 मिनट। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आई एम राइटिंग द क्वेश्चन, थोड़ा देर वेट करिएगा, हो सकता है कुछ देर बाद विजिबल हो जाए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, he was sitting at a beach, that's why। ठीक है, he was sitting at a beach, like the thing is कि देखिए, जब भी आप यहाँ पर डिस्क्राइब करने की बात करते हैं तो जो चीजें आपके आसपास रहती है, ठीक है, ये क्वेश्चन जो बच्चे ने किया है यहाँ पर कि उनकी फ्रेंड की डेथ के बाद उन्होंने सी को यहाँ पर क्यों यूज किया है डिस्क्राइब करने के लिए अपना पेन, इसलिए यूज किया है क्योंकि द राइटर्स एंड द पोएट्स आर दो काइंड ऑफ पर्सन, जहां पर भी उन्हें जो भी चीजें दिख रही है वो उनका यूज करके ही यहाँ पर उनको अपनी फीलिंग्स डिस्क्राइब वो करेंगे। ठीक है, तो वो बीच के किनारे बैठे हुए थे और उन्होंने जो भी चीजें वहां पर देखी उसी का हेल्प लेकर उन्होंने एक ऐसा पोएम बनाया जो कि उनकी फीलिंग्स को वहां पर डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि वो जबरदस्ती सी के पास गए थे पोएम लिखने के लिए, ही वाज सिटिंग देयर एंड दीस लाइंस जस्ट केम आउट ऑफ हिम। ठीक है, ये जो लाइंस है ये अपने आप उनके अंदर से आई और उन्होंने लिख दी पोएम। ठीक है, all right, yes, let's go ahead with the questions. Okay, where did the questions go? Yes, question number 1 is one more thing, questions जो हैं आपके कुछ MCQ questions मेरे पास हैं, तो उनकी फाइल मैं आपको सेंड कर दूंगी। ठीक है, MCQ questions की फाइल में 4-5 questions हैं MCQ के, वो मैं सेंड कर दूंगी। यहाँ पर हम शॉर्ट आंसर टाइप या लॉन्ग आंसर टाइप को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी on the basis of the poem you describe poem, how would you describe William Wordsworth? इसमें कहा क्या क्या रहा है, इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ेंगे सब कोई। ठीक है, यस, ये क्वेश्चन जो है इसको ध्यान से पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ द पोएम how would you describe विलियम वर्ड्सवर्थ, यानी कि पोएम के अनुसार, आपने पोएम में जो भी चीजें पढ़ी उन चीजों के अनुसार आप राइटर को या पोएट को, आपका जो पोएट है विलियम वर्ड्सवर्थ, उनको किस तरह डिस्क्राइब करेंगे, मतलब उनके बारे में क्या आप पता लगा पा रहे हैं इस पोएम के अकॉर्डिंग। ठीक है, यस छोटू। यस मैम, ये क्या बोल रहे हैं मैम? ऑन द बेसिस ऑफ पोएम हाउ वुड यू डिस्क्राइब विलियम वर्ड्स, मतलब इस पोएम में क्या बताया जा रहा है कि पोएम पर क्या मतलब पोएम पर क्या बताएंगे?
बच्चे मैं जो समझा रही हूँ पहले उसे सुन लिया करो, ठीक है। कितनी बार कहा है आपको, जब मैंने समझा रही हूँ तो आप क्यों फिर बीच में बोलना शुरू कर देते हो, मुझे समझ में नहीं आता। एक बार क्वेश्चन लिखा है, आपको भी पता है मैं बिना समझाए तो यहाँ पर नहीं देती हूँ आपको क्वेश्चन, फिर बिना मतलब का आप क्यों यहाँ पर क्वेश्चन क्रिएट करते हैं। ओ सॉरी, दिस इज नॉट विलियम वर्ड्सवर्थ, राइट, दिस इज ऑल एल्फ्रेड। यस, describe Alfred, लॉर्ड टेनिसन। ठीक है, ये आपको डिस्क्राइब करना है कि जो आपके पोएट हैं, ठीक है, वो पोएम के हिसाब से आप क्या क्या चीजें यहाँ पर पोएम के हिसाब से बता सकते हैं उनके बारे में, पोएट के बारे में, ठीक है। ऐसा क्या चीजें हैं जो आप पोएट के बारे में यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द पोएम। तो पोएम में क्या क्या, बेसिस का मतलब आपने जो पोएम पढ़ी उसमें एल्फ्रेड के बारे में आपको क्या क्या चीजें पता लगी, ठीक है। आपने जो ये पूरी पोएम पढ़ी, ठीक है, उसमें एल्फ्रेड ने अपना पूरा दुख बताने की कोशिश की, ठीक है। तो आप एक दो लाइन में, क्योंकि ये शॉर्ट आंसर टाइप है, तो एक दो लाइनों में आप यहाँ पर ये क्वेश्चन आंसर करेंगे कि आप क्या सोचते हैं। मेंटली डिस्टर्ब बहुत ही हार्श वर्ड हो गया, ठीक है, ऐसा यूज नहीं करेंगे। मेंटली डिस्टर्ब का मतलब होता है कि वो मतलब एक तरह से इस तरह का बिहेवियर करना जो नॉर्मल नहीं है। ही इज जस्ट अ राइटर, ठीक है। तो मेंटली डिस्टर्ब नहीं कहेंगे, ही वाज वेरी सैडेंड कह सकते हैं, ठीक है। ही वाज फीलिंग वेरी, yes, he was feeling jealous from the people who are happy, ये कह सकते हैं। he was anxious नहीं कह सकते बच्चे, anxious का मतलब होता है जब आप किसी चीज को लेके परेशान हो, किसी प्रॉब्लम को लेके परेशान हो। जैसे अगर उसके दोस्त को भी कोई बीमारी हो गई होती, तब आप एंशियस होते हैं कि वो जल्दी से ठीक हो जाए, ठीक है। एंशियस होने का मतलब है कि आप यहाँ पर इसलिए परेशान हो क्योंकि किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिल नहीं रहा है। वो परेशान नहीं थे, वो सिर्फ दुखी थे क्योंकि उनका दोस्त जो है वो हमेशा के लिए चला गया। तो ही वॉज, यस, ही वॉज डिप्रेस्ड कह सकते हो, ही वॉज सैडेंड कह सकते हो। फ्रस्ट्रेटेड ना लिखो तो बेटर है। फ्रस्ट्रेटेड एंड एंशियस आर द फीलिंग व्हेन समथिंग इज गोइंग ऑन इन योर लाइफ दैट यू कैन डू समथिंग अबाउट। साइको, ओ माय गॉड, नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं, साइको इज अ वेरी 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 बैड एंड एक्सट्रीम वर्ड, नेवर यूज इट अबाउट अ राइटर। नहीं नहीं, यहाँ पर ये सारे वर्ड बिल्कुल आप यूज नहीं करें। ही कैन, यस, यू कैन जस्ट, यहाँ पर आप इतना बता सकते हैं कि उनका जो दोस्त था, ठीक है, उनका जो दोस्त था उसके जाने के बाद, उनका जो दोस्त था उनके जाने के बाद वो बहुत ही दुखी थे, ठीक है। आप सैडन लिख सकते हैं, आप यहाँ पर डिप्रेस्ड लिख सकते हैं, दैट इज ऑल राइट। इतना ही डिस्क्राइब करना काफी था। यस, लॉर्ड टेनिसन वाज सैड बिकॉज हिज फ्रेंड वाज डेड, इतना काफी है, ठीक है। यस, ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका होगा दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 2। To whom is the writer, sorry, poet, whom is the poet saying? मतलब ये क्वेश्चन क्या है, टू whom is the poet saying ब्रेक ब्रेक ब्रेक, मतलब किसे जो हमारा पोएट है वो कह रहा है ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है के लिए कहा जा रहा है, इस क्वेश्चन में आपको बताना है। यस, टू द सी, द सी, टू द सी। द सी क्यों लिखेंगे, क्योंकि एक स्पेसिफिक सी है जिसके सामने वो बैठे हैं, ठीक है। यस, द सी लिखेंगे, ओशियन नहीं, सी,
ओशियन नहीं, सी। यस, टू द सी। एंड टू द सी लिख के मत छोड़ देना, ठीक है। पूरा सेंटेंस कंप्लीट करेंगे। द पोएट इज सेइंग ब्रेक 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 टू द सी बिफोर विच ही इज सिटिंग, ठीक है। ये पूरा लिखेंगे सेंटेंस। यस, वेव ऑफ द सी, वेरी गुड, एक बच्चे ने पूरा सही आंसर दिया। वेव्स ऑफ द सी को कहा जा रहा है, ठीक है। समंदर को कहें, वेव्स ऑफ द सी कहें, सेम थिंग होता है, लेकिन यहाँ पर एग्जैक्टली उसके वेव्स को आके यहाँ पर टकराने के लिए कहा जाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी, ये शॉर्ट आंसर टाइप है। यस, यू कैन राइट इट लाइक दैट ऑल्सो, वेव्स ऑफ द सी ऑन द रॉक, उसको कहा जाता है ब्रेक 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 करने के लिए। ये सारी चीजें आपके पॉसिबल है आंसर करना। All right. So next question would be, let me see the poem. Where is the poem? Yes. Next question क्या हो सकता है? Break, break, break. As a cold green sea, I would. Yes. Next question आपका हो सकता है this one. Yes. What is if the poet not able to utter with his tongue? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन होगा कि वो अपने टंग से क्या नहीं अटर कर पा रहा है, ठीक है। Yes, I am getting the answers. Yes, also describe the thoughts. वो थॉट्स भी आप डिस्क्राइब करें जो आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। थॉट्स भी यहाँ पर डिस्क्राइब करें। What is the poet unable to utter with his tongue? ठीक है, ये क्वेश्चन जो रहेगा इसमें आंसर आपको सिर्फ इतना नहीं लिखना है that his thoughts that arise in him, ये लिखने के बाद ये भी डिस्क्राइब करना है कि उनका क्या थॉट्स था, ठीक है। थॉट्स में क्या चीजें थी? अबाउट हिज पेन, यस, अबाउट हिज पेन, अबाउट द सैड फीलिंग, ठीक है। अबाउट व्हाट ही इज मिसिंग आउट, ठीक है। वो अपने दोस्त को मिस भी कर रहे थे, ये भी चीज वो बताना चाहते थे लेकिन वो नहीं बोल पा रहे थे, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन पॉसिबल है आपका। यस, क्वेश्चंस जो ये हैं आपके, ये सारे आपके बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आप आंसर 1 लाइन या 2 लाइन में नहीं कर सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि ये आंसर जो है वो अच्छे से आप आंसर करो। ऐसा नहीं कि बस एक वर्ड लिख के आप आधा छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। आंसर मुझे पता है कि सबको, yes, he can't express his pain because he lost his friend. Yes, he was missing his friend. He lost his friend. That's why he was feeling sad. These thoughts were what he was trying to express. ठीक है, या these were the thoughts that he wanted to express. ठीक है, yes. Why did the poet said well for the fisherman boy? ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ये सिमिलर क्वेश्चन आपका आ सकता है फॉर द सेलर लॉर्ड आल्सो, ठीक है। व्हाई डिड द पोएट से वेल फॉर द फिशरमैन बॉय? मतलब इसका क्वेश्चन पूछने का मतलब ये है कि आपको यहाँ पर बताना है कि पोएट ने ऐसा क्यों कहा कि फिशरमैन बॉय के लिए अच्छा है।
क्यों नहीं हो सकता बच्चे? सेम, ये सेंटेंस नहीं है ना, ये क्वेश्चन है बच्चे। क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, मैं समझा रही हूँ बच्चे। Why did the poet said well for the fisherman's boy? मतलब उसने क्यों कहा कि फिशरमैन बॉय के लिए अच्छा है। पहले बात तो आपको डिस्क्राइब करनी है कि क्या अच्छा है। ये सारी चीजें जो आप यहाँ पर चैट बॉक्स में लिख रहे हो, इससे पहले आपको डिस्क्राइब करना है कि क्या अच्छा है बोला था। उसने बोला था बिकॉज ही वॉज शाउटिंग विद हिज सिस्टर प्लेइंग, वाइल प्लेइंग विद हिज सिस्टर ही वॉज शाउटिंग। ये अच्छा है उसके लिए, क्यों अच्छा है? बिकॉज ही इज एबल टू एक्सप्रेस हिज हैप्पीनेस। यस, द फिशरमैन फैमिली नहीं, फिशरमैन बॉय। बच्चे फैमिली में बहुत कुछ आता है, फैमिली मत लिखो, स्पेसिफाई करो। ठीक है, यहाँ पर उस फिशरमैन के बॉय को और उसकी सिस्टर को रिप्रेजेंट किया है। ओनली राइट दोज थिंग्स दैट आर मेंशन इन द पोएम। तो यहाँ पर पोएम में ये सारी चीजें लिखी हैं कि फिशरमैन का जो बॉय है वो अपनी बहन के साथ खेल रहा है और चिल्ला चिल्ला के खेल रहा है। ये इसके लिए अच्छा क्यों लिखा है? बिकॉज ही इज एबल टू, जो बच्चा है, जो छोटा बच्चा है, ही इज एबल टू एक्सप्रेस हिज हैप्पीनेस वाइल स्पीकिंग। ठीक है, कुछ बोलकर, चिल्लाकर वो अपनी फीलिंग्स जो है, हैप्पीनेस की फीलिंग को एक्सप्रेस कर पा रहा है। ठीक है, यस। क्वेश्चन नंबर 5, यस, व्हाई इज पोएट because he is alone but at the same time playing the one, he is alone but he is also expressing। यस, ये आंसर्स आपके सही हैं, इसको कंबाइन करिए। ठीक है, कंबाइन करने की कोशिश करिए। ठीक है, he was, yes, he was, why he was jealous of the fisherman boy and fisherman's boy and the sailor lad। Yes, this is the question. Why did the poet was jealous of the fisherman's boy and sailor lad? वो उनसे क्यों जलन उसको हो रही थी? ठीक है, पहली बात तो because they were happy and secondly because they were able to express their happiness। ठीक है, ये दोनों चीजें आप अच्छे से मेंशन करेंगे, what they were doing। ठीक है, तो ये भी चीज आपका जो हो जाएगा। See, if this question comes for 3 marks, अप टू 3 मार्क्स अगर ये आ रहा है तो आप इसको इतना डिस्क्राइब करोगे जितना आपको यहाँ पर बताया गया है। Why they were jealous? Because these two people, fisherman's boy and sailor's lad, was happy and they were able to express their happiness by speaking or singing। ठीक है, अगर ये इससे ज्यादा का आया, फॉर एग्जाम्पल 4 नंबर का आ रहा है, 5 नंबर का आ रहा है, 6 नंबर का आ रहा है, तो आप यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे कि क्या चीजें फिशरमैन बॉय और सेलर लैड कर रहा था। ठीक है, जिसकी वजह से आपका जो पोएट है वो जेलस हुआ। क्या कर रहे थे वो दोनों? द फिशरमैन बॉय वाज प्लेइंग, मतलब पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करोगे इसके। फिशरमैन बॉय वाज प्लेइंग विद हिज सिस्टर एंड शाउटिंग। द सेलर लैड वाज yes, the sailor lad was taking around in his boat at the bay and singing। ठीक है, and this made the poet jealous because they both were happy and they were able to express their happiness with their voice। ठीक है, and he was not able to express his pain with voice। ठीक है, ये आपको पूरी अच्छी तरह लिखना है। दिस आंसर, अगर ये एक पॉइंट बाय पॉइंट आप मेंशन करते हो, ये आंसर आराम से 5-6 नंबर आपको मिल जाएंगे इसमें। अगर ये 3 नंबर से ज्यादा का आया तो ये सारी चीजें मेंशन करनी है। 3 नंबर का आएगा तो आप इतना मेंशन कर दीजिए, दैट बिकॉज they were happy and because they were able to express their voice, he was jealous because he wasn't able to express his pain। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा। yes, question number 6 would be, yes, where were the stately ships
गोइंग, ठीक है। वेयर वर द स्टेटली शिप्स गोइंग, कहाँ जा रहे थे वो? हेवन में, ठीक है। टू देयर हेवन अंडर द हिल। इस तरह आप मेंशन कर सकते हो ओनली व्हेन इट इज अ वन लाइनर क्वेश्चन। किसी ने हैंड रेस किया था बच्चे, कोई डाउट है आपको? हेवन एंड हेवन में डिफरेंस होता है। डू नॉट राइट हेवन, ठीक है। हेवन इज डिफरेंट। हेवन मतलब स्वर्ग होता है, स्वर्ग नहीं होता है, ठीक है। हेवन इज डिफरेंट। तो यहाँ पर मैं लिख के आपको बता देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। डू नॉट राइट हेवन। हेवन जो होता है उसका मतलब होता है जो आपका द पैराडाइज, ठीक है। पैराडाइज मतलब आपका जो स्वर्ग होता है, ठीक है। और हेवन का मतलब होता है जहां पर शिप जा रही थी, सेफ स्पेस, सेफ स्पेस या प्लेस, ठीक है। ऐसी जगह जहां आपको सुकून मिलता है जाके, जहां पर आप शांति, जहां पर आप आराम से, नहीं हेवन इज नॉट, हेवन इज डिफरेंट थिंग। दोनों का प्रोनाउंसिएशन भी अलग होता है बच्चे। दिस इज हेवन, दिस इज हेवन, ठीक है। हेवन होता है, दिस इज हेवन, ठीक है। हेवन, हेवन मतलब स्पेस, स्पेस होता है। डू नॉट गेट दिस रॉन्ग, प्लीज डू नॉट गेट दिस रॉन्ग, ठीक है। इसको आप गलत मत होने, सॉरी, इसको आप गलत मत करिएगा। दीज, रिमेम्बर दीज थिंग्स, ठीक है। कि हेवन का मतलब वहां जहाँ आप सुकून से बैठ सकते हैं, जहाँ आपको शांति मिलती है। हेवन का मतलब होता है पैराडाइज, ठीक है, स्वर्ग। सी पोर्ट इज नॉट मेंशन, तो वो आप कब लिखेंगे? व्हेन इट इज अ लॉन्ग आंसर, मतलब जब यहाँ पर आपको 3-4 नंबर का आपको आंसर लिखना होगा, तब आप पूरा अच्छे से डिस्क्राइब करोगे दैट द शिप्स वर गोइंग टू द सी पोर्ट टू रेस्ट आफ्टर देयर लॉन्ग वॉयज, ठीक है। ये अंडर द हिल, ये चीज आप मेंशन करोगे। इफ इट इज ओनली फॉर 1 मार्क्स और 2 मार्क्स, तो आप यहाँ पर आराम से लिख सकते हो जो यहाँ पर लाइन यूज की गई है, टू देयर हेवन अंडर द हिल। जो लाइन यूज की गई है पोएट को, वो भी लिख सकते हो, ठीक है। बट डू नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन दीज टू थिंग्स, ठीक है। हेवन मत लिखना, हेवन इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। हेवन एंड हेवन आर डिफरेंट थिंग। हेवन मतलब पैराडाइज, मतलब आपका स्वर्ग। हेवन का मतलब होता है आपका वन, हेवन का मतलब होता है आपका सेफ प्लेस, ऐसी जगह जहां पर आपको अच्छा लगता है जाना, जहां पर अगर आप अकेले रहना चाहते हैं या किसी बहुत करीबी को पास ले जाना चाहते हैं, तो वहां पर आप जाते हैं। मतलब ऐसी जगह जहां पर आपको दुनिया की कोई फिक्र ना हो, ठीक है। वहां पर आप जाके पूरी सेटिस्फाइड, सेटिस्फैक्शन से एकदम, मतलब इस तरीके की जगह जहां पर आप जाके जब कर सको, ठीक है, एकदम रिलैक्स रह सको, आपको कोई डर ना हो कि कोई आपको कुछ कर देगा, इस तरह का, ठीक है। पीस, 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 बच्चे पीस का स्पेलिंग गलत है। रिलैक्स इन पीस, दिस वन पीस, ये वाला पीस होना चाहिए। जो पीस आपने लिखा है उसका मतलब टुकड़ा होता है, ठीक है। यस, प्लीज टेक केयर ऑफ द स्पेलिंग, ठीक है। आपको आंसर सब आते हैं, स्पेलिंग में गलती कर देते हो तो फिर ठीक नहीं लगता। यस, नेक्स्ट वुड बी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया आपका। यस, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि 7 आपका दोनों तरीके से बन सकता है, दोनों क्वेश्चन साथ में पूछे जा सकते हैं, अलग अलग पूछे जा सकते हैं। दैट इज whose touch was mentioned or whose voice was mentioned in these 2 lines, जो आपका 2 लाइनें हैं। but oh for the touch of a vanished hand and the sound of a voice that is still, ठीक है। तो इन दोनों चीजों के लिए यहाँ पर आपका मेंशन हो सकता है कि whose touch of a vanished, क्या स्पेलिंग लिखिए, vanished hand and the sound of a voice
is mentioned in the poem. Now, do not just mention his friend. नहीं, his friend, bereaved friend. Yes, his friend जो है वो सिर्फ इतना ही आप मेंशन नहीं करेंगे, चाहे ये 1 नंबर का है, चाहे ये 4 नंबर का है, आपको पूरी लाइन लिखनी है, ठीक है, कि the touch of vanished hand, that means the hands of his friend who is dead, because he is dead, he is not able to touch him and neither is he able to speak to him or listen to him, ठीक है. The raindrops कहाँ से आगे बच्चे? No, we are not talking about anything rain here, बच्चे, कोई rain की बात नहीं हो रही है यहाँ पर. vanished hand is about the poet friend, जो ऑथर हेलम है, जो उनकी डेथ पे ये पोएम लिखी गई है, तो उन्हीं के टच, हैंड के टच की बात की जा रही है, उन्हीं के साउंड की बात की जा रही है, क्योंकि अब वो डेड हो गए हैं, तो ना तो अपने फ्रेंड से वो मिल सकते हैं, ठीक है, ना ही नहीं मिल सकते. दैट मीन्स हिज टच इज वैनिश्ड, कि मतलब उनका एग्जिस्टेंस, अब वो उनको टच नहीं कर सकते हैं, वो हाथ नहीं मिला सकते हैं, वो गले नहीं मिल सकते हैं, और उनकी वॉइस स्टिल हो जाने का मतलब कि अब वो दोबारा कभी भी उनकी वॉइस नहीं सुनेंगे, ठीक है. ही इज नॉट एबल टू, और ही विल नॉट बी एबल टू लिसन टू हिज फ्रेंड्स वॉइस बिकॉज ही इज डेड, ठीक है. ट्राई करिएगा कि ये क्वेश्चन में कम से कम आप इतना आंसर लिखें कि आराम से 1 पेज 2 पेज आप लिख सकते हो, ठीक है. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी, यस, लास्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा शॉर्ट आंसर टाइप में, कि हु इज टेंडर ग्रेस and why won't they come back? टेंडर ग्रेस कौन है और वो क्यों नहीं वापस आएंगे, ये आपको लिखना है. टेंडर ग्रेस यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है उनके फ्रेंड को, ठीक है, और वापस क्यों नहीं आएंगे, बिकॉज ही इज डेड, ठीक है. नाउ यहाँ पर लॉन्ग आंसर टाइप में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे? लॉन्ग आंसर टाइप में जो आपके क्वेश्चन आएंगे, दैट विल बी, या तो आपको इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं. मैं पहले ही बताया है, मैंने बैच 2 में पढ़ा रही थी, मैंने उसी टाइम बताया है कि क्वेश्चंस आपके जो आते हैं, आपको पैरा में से, जैसा आपको 4 लाइनों का जो यहाँ पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ में से 4 लाइनें या 2 लाइनें निकाल कर आपको उसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है. तो किस टाइप का क्वेश्चन आएगा वो मैं आपको यहाँ पर सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है. अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया तो आप आराम से उसको लिख सकते हो, ठीक है, आपको परेशानी नहीं होगी. ये जो 4 लाइनें हैं, ठीक है, इनको अगर लिख दिया जाए, दैट विद दीज, यूजिंग दीज 4 लाइन्स आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा. क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? दैट व्हाट इज द पोएट ट्राइंग टू से हियर, से इन दीज लाइन्स. यस, इन दिस लाइन्स आपका जो पोएट है वो क्या कहना चाह रहा है. तो यहाँ पर आपको सिर्फ ये नहीं कहना है, इसका जो एनालिसिस में जो मीनिंग निकल रहा है इन 4 लाइनों का, सिर्फ उतना ही नहीं बताना है, किस लिए ये 4 लाइन लिखी गई थी, ये भी चीज बतानी है, ठीक है. तो यहाँ पर आप पूरा डिस्क्राइब करेंगे इसे. क्या क्या डिस्क्राइब करेंगे? दैट ही इज टेलिंग द वेव्स ऑफ द सी टू कम एंड ब्रेक ऑन द फुट ऑफ द क्रैग, ठीक है. एंड he is explaining that the tender grace
that is his dead friend's presence is now dead. ठीक है, his tender grace of the day that the most precious thing in his life is now dead and will never come back. Again, इसके बाद भी आपको लिखना है, क्या लिखना है? That it represents that the front two line, that means आगे की जो दो लाइनें हैं, the above two lines, ठीक है, represents that the world will go on. आपका जो दुनिया है वो चलती रहेगी, but my friend will never come back because he is dead. ठीक है, ये चीजें आपको लिखनी है। ये आपका लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन हो गया, पूरे अच्छे तरह से एक्सप्लेन करके। इस तरह के और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है, मेन क्वेश्चन जो आपका रहेगा लॉन्ग आंसर टाइप में, दैट विल बी योर एनालिसिस। ठीक है, पहला तो आपका एनालिसिस कि राइट द एनालिसिस ऑफ दिस पोएम, एंड सेकंड आपका क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर अगर मैं 9 लूं तो, अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 तो ये हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया ये। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमने क्या लिखा है यहाँ पर, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पोएम। मेन थीम क्या है लिखने का? मेन थीम ये है लिखने का कि जब आपकी लाइफ जो होती है, लाइफ में कोई ऐसा इंसान होता है जिससे आप बहुत ही करीब रहते हैं। ठीक है, जैसे इनके फ्रेंड थे हिलम, जब उन्होंने उन्हें खोया, ठीक है, ऑथर हिलम की जब डेथ हुई तो एल्फ्रेड जो थे वो बहुत ही उदास, was not able to express his pain। ठीक है, वो अपने जो दर्द था, जो उनको तकलीफें थी, the waves are breaking, you can say, or you can say the pain is breaking him inside। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप बहुत तरीके से आंसर कर सकते हो। व्हाट इज ब्रेकिंग इन ब्रेक ब्रेक ब्रेक, इसका जो आंसर रहेगा, आप पहली बात तो ये आंसर करोगे कि the sea waves are breaking, the sea waves are breaking in on the stones। ठीक है, जो रॉक्स हैं, जो स्टोन्स हैं, उन पर वेव्स ब्रेक कर रही हैं। ठीक है, लेकिन ब्रेक 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 ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द ब्रेकिंग फीलिंग। वो जो टूटने वाला एक फीलिंग होता है तकलीफ में, दर्द में, वो फीलिंग आपके पोएट का रिप्रेजेंट कर रहा है ब्रेक ब्रेक ब्रेक। ठीक है, he is also breaking inside from the poem, from the poem नहीं, pain of the loss of his friend। ठीक है, यस, ब्रोकन हार्ट, वही चीज मैंने बताया, ब्रोकन हार्ट या फिर वो ब्रेकिंग ऑफ द फीलिंग। ठीक है, सॉरी, यस, तो यहाँ पर आपका मेन थीम आपका एवरीथिंग इज टेम्पररी एक्सेप्ट आवर सैडनेस। नहीं, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। सी द ओनली थिंग यहाँ पर मेन थीम में आप क्या क्या चीजें यहाँ पर लिख सकते हो। मेन थीम में आपको यहाँ पर लिखना है that because of his sadness, sometimes when we get very sad, sometimes आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कभी, जब आप इतने उदास हैं कि आप उसको बोल भी नहीं पा रहे हैं कि क्या हुआ, क्या परेशानी हुई। ठीक है, तो यही चीजें रिप्रेजेंट वो करना चाहता है पोएट, कि कभी कभार आपका जो यहाँ पर परेशानियां होती हैं, कभी कभार आपका जो प्रॉब्लम्स होते हैं, वो आप सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हो। ठीक है, sometimes what happen, all the things that is going around, मतलब आपके जो आसपास जो चीजें हो रही हैं वो हमेशा होती रहेंगी, लेकिन आपने अगर कुछ खो दिया है तो वो आपके पास कभी भी वापस नहीं आएगा। दैट मीन्स यहाँ पर टोन जो रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपका टोन, आपका सैडेंड मूड हो सकता है। ठीक है, सैडनेस हो सकता है, लॉसिंग द फीलिंग ऑफ लॉस हो सकता है। ठीक है, यस, तो यहाँ पर आपका जो आंसर है इसका हो जाएगा थीम, मेन थीम जो होगा उसमें आप लिख सकते हो दैट यस, even if you lose something, ठीक है, even if you lose something, you might be very sad about it, but the life will always go on, and you have to carry on yourself also। ठीक है, आपने जो खोया है
उसकी वजह से आप उदास जरूर हो सकते हैं, लेकिन आपका जो यहाँ पर आपका ये कह सकते हो आपका जो लाइफ है वो तो चलता रहेगा। मतलब अगर किसी और की डेथ हो जाती है, जैसे इनकी फ्रेंड की डेथ हुई, तो ऑथर जो एल्फर्ड हैं उनको तो जीना ही पड़ेगा ना, उनकी लाइफ अभी बाकी है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि आपका मेन थीम यही बता रहा है कि आपकी जो लाइफ है वो कहीं पे रुकती नहीं है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आया कि टोन क्या है, तो उसमें आप सैड लिख सकते हो, सैड टोन, या फिर नॉस्टैल्जिक भी लिख सकते हो। नॉस्टैल्जिक का मतलब क्या होता है, लेट मी एक्सप्लेन। टोन जो रहेगा आपका, टोन आपका सैड हो सकता है। ये नोट डाउन करते रहिएगा प्लीज, ये सेव नहीं होता है कहीं पर। ठीक है, मैं यहाँ पर जो भी लिख रही हूँ ये सेव नहीं हो रहा है, तो आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा जो भी चीज मैं यहाँ पर लिखा रही हूँ। जो समझा रही हूँ आप साइड में नोट बना के रखिएगा, जो जो चीज मैं समझा रही हूँ। यस, नॉस्टैल्जिक और सैड हो सकता है। नॉस्टैल्जिक का मतलब जब आप किसी चीज को बहुत ज्यादा याद करते हैं, ठीक है, जैसे घर की याद आ रही है तो आप हाँ, तो आपको यू आर नॉस्टैल्जिक अबाउट योर होम, ठीक है, या फिर मम्मी की याद आ रही है, घर वालों की याद आ रही है, तो ये नॉस्टैल्जिक फीलिंग होती है जब आपको बहुत ज्यादा किसी चीज की याद आए। ठीक है, कि इसके पास हमेशा रहने का मन करे या जाने तुरंत एकदम जाकर मिलने का मन करे, तो नॉस्टैल्जिया उस फीलिंग को कहते हैं। ठीक है, ये आपका टोन हो जाएगा। एनी मोर क्वेश्चन? ओल्ड फीलिंग नहीं, ओल्ड नहीं, मिसिंग आउट, मिसिंग समवन। ठीक है, मिसिंग समवन, मिसिंग सम प्लेस, मिसिंग एनीथिंग इज नॉस्टैल्जिया। यस, ही कांट मीट अगेन, ऑब्वियसली हिज फ्रेंड इज डेड, तो वो मिल नहीं सकते हो अपने दोस्त से। मेरे तरफ से इतना ही क्वेश्चन हैं इस पोएम में। आपको अगर कोई और क्वेश्चन है आपके पास तो आप पूछ सकते हो, या फिर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी। लैकिंग इन, व्हाट इज द पोएट लैकिंग इन? अगर इसका आंसर लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो कि दैट ही इज लैकिंग इन एक्सप्रेसिंग हिज पेन। ठीक है, एक्सप्रेसिंग हिज पेन, एंड ही इज लैकिंग इन द कंपनी और कंफर्ट ऑफ समवन। ठीक है, उसके पास कोई कंफर्ट करने वाला नहीं है, उसका जो दोस्त है वो डेथ हो गया है, तो अब उसके पास कोई ऐसा नहीं है कि वो उसे कंफर्ट कर सके। ठीक है, तो उनके पास कंफर्टिंग के लिए कोई नहीं है, और उनके पास वो वर्ड्स नहीं है या फिर वो एनर्जी नहीं है उनके पास कि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाए। टेंथ क्वेश्चन, मेन थीम आपको एक्सप्लेन यहाँ पर मैंने कर दिया, फिर से बता देती हूँ। मेन थीम इस पोएम का यही है कि आप अगर लाइफ में कुछ खो देते हैं, इफ यू लॉस्ट समथिंग और इफ यू लूज समथिंग, यू विल ऑलवेज मिस इट। ठीक है, आप हमेशा उसे याद जरूर करेंगे, बट द लाइफ हैज टू गो ऑन। ठीक है, लाइफ जो है वो आगे बढ़नी जरूरी होती है। एंड यू माइट थिंक दैट कंफर्टिंग का मतलब जो उसे मतलब जैसे अगर आपको सैड फीलिंग हो रही है, तो आपने अगर मम्मी से बात कर ली या कोई आपका बेस्ट फ्रेंड है उससे बात कर ली, तो आपको अच्छा लगता है, तो दैट इज द फीलिंग ऑफ कंफर्टिंग समवन। ठीक है, उन्होंने आपको कंफर्ट कर दिया। ठीक है, तो उनके पास ऐसा कोई नहीं है, एल्फर्ड के पास अभी कोई नहीं है। बिकॉज ऑफ दिस पोएम रिप्रेजेंट यही कर रहा है कि उनको अपने उन्होंने जो एक अच्छी चीज थी, ठीक है, टेंडर केस का मतलब क्या, एक अच्छी चीज थी उनके पास, जो उनके फ्रेंड थे हेलम, वो चले गए हैं, तो अब उनके पास कंफर्ट करने के लिए कोई नहीं है। उनका जो सैडनेस है, उनका जो लोनलीनेस है, वो दूर करने के लिए कोई नहीं है उनके पास। ठीक है, तो मेन थीम आपका यही है कि अगर आप कुछ खो देते हैं अपनी लाइफ में, तो आप उसे हमेशा याद करते रहेंगे, हमेशा उस चीज के बारे में सोचते जरूर रहेंगे, लेकिन आपकी लाइफ को हमेशा आगे बढ़ना पड़ता है। ठीक है, आपके आसपास जो लोग हैं, आपके आसपास जो सराउंडिंग है, वो सभी अपने टाइम पे काम करती रहेंगी, जो भी उनका काम है वो अपना सब कुछ लाइफ उनका चलता रहेगा। वो मतलब आसपास का जो लाइफ होता है वो जस्ट बिकॉज आपने कुछ खो दिया इसके लिए रुकेगा नहीं। लाइफ हमेशा आगे बढ़ता रहता है और आपको भी आगे बढ़ते रहना है। एनी मोर थिंग्स? अनफेयर रूल ऑफ नेचर।
अनफेयर रूल ऑफ नेचर आप कह सकते हो इसको कि ये अनफेयर है। ऑब्वियस सी बात है कि आपको ऑब्वियस सी बात है कि आपको यहाँ पर अब कभी भी अच्छा नहीं लगेगा कि जब आपके अगर कोई फ्रेंड आप खो दें, ठीक है, या फिर कोई ऐसा जो आपको अच्छा लगता है तो आप खो दें, तो आप कभी भी नहीं चाहेंगे। इवन इफ आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो अपने पेरेंट्स की डेथ पे बहुत परेशान होते हैं, इवन दो उनकी पेरेंट्स की डेथ बहुत ही लंबे टाइम बाद हुई है, ठीक है, एजेड ओल्ड एज की वजह से भी अगर डेथ होती है तो भी आपको बुरा लगता है, ऑब्वियसली, बिकॉज दे आर पेरेंट्स, दे आर समवन हु केयर अबाउट, दे आर समवन हु केयर्ड अबाउट यू, ठीक है। वो सारी चीजें आपका, ये सारी चीजें आपका जो रहती हैं ये इम्पोर्टेंट रहती हैं। तो अनफेयर आप हमेशा ही सोचेंगे इस नेचुरल रूल को, ठीक है, बट द ट्रूथ इज दैट डेथ इज ऑलवेज समवेयर अराउंड, ठीक है, चाहे अभी डेथ हो, चाहे 10 साल बाद हो, चाहे 10 दिन बाद हो, हमेशा आपको जो है ये चीज रहेगी, ठीक है। 1 मिनट। ओके, टाइम हो गया है तो मुझे यहाँ पर अटेंडेंस लेने दीजिए। एंड अब बच्चे पोएम तो हाँ इमोशनल है ये, ठीक है, और पोएम इमोशनल रहना भी चाहिए, बिकॉज विदाउट इमोशन जो है आप यहाँ पर पोएम वगैरह ऐसी चीजें नहीं लिख सकते हो। तो लेट मी जस्ट टेक योर अटेंडेंस। एंड अगेन, जितने भी बच्चों का नेटवर्क इशू होता है, अगर आप बार बार यहाँ रिज्वाइन कर रहे हैं तो चैट बॉक्स में एक मैसेज लीव कर दीजिए, ताकि मेरे पास रिकॉर्ड रहे कि आप नेटवर्क इश्यूज की वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है आपको, ठीक है, क्योंकि आप लेट से ज्वाइन करोगे तो फिर उसके बाद मुझे अटेंडेंस देने में दिक्कत होगी आपको। एंड ऑल्सो बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर अच्छे से क्वेश्चन का आंसर भी करते हैं, क्वेश्चन भी पूछते हैं। अगर आपको कोई ऐसा लगता है किसी को कि क्वेश्चन है तो आप पूछ लिया करो, ठीक है। ऐसा मत सोच के बैठा करो कि बाद में किसी और से पूछ लेंगे या नेट से कहीं से देख लेंगे। जो भी डाउट है वो आप यहीं पर क्लियर अप करके जाया करो, ठीक है। अगर मैं नहीं बता पाई देन इट वाज अ थिंग कि हाँ चलो मैम ने नहीं बताया तो हम यहाँ पर नेट से देख लेंगे। मैं बता देती हूँ, डाउट्स अगर क्लियर नहीं होता है फिर से पूछो कि मैम अभी भी नहीं क्लियर हुआ, दोबारा समझाइए, लेकिन पूछ लेना जो भी डाउट आपका होता है। ओके, बैच 1 का हो गया। बैच 1 स्टूडेंट यू कैन लीव। यस आकाश। बैच 1 स्टूडेंट यू कैन लीव। जो डाउट है अगर कोई तो वो आप पूछ सकते हैं। व्हाई आर यू रेजिंग योर हैंड? मैम अटेंडेंस बना कैसे रहे हैं? अटेंडेंस मैं बना लूंगी बच्चे, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो बैच 1 का मैम हम लोग सिंपल हैंड रेज अटेंडेंस नहीं करना होगा। अटेंडेंस के लिए? नहीं, आपको हैंड रेज करने की जरूरत नहीं है। मैंने बैच 1 का बना लिया है, बैच 2 के स्टूडेंट का मैं बना रही हूँ। एंड ओके मैम, दैट इज थैंक यू ओके। मैम। ओके, थैंक यू। चलिए तो सबका अटेंडेंस हो गया है। एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। अगर कोई डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा। ओके।